औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने जो स्टार्ट किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटिवेशन मोटिवेशन की कल हमने टाइप्स पढ़ी थी कि मोटिवेशन के टाइप्स क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर उसके जो थीरीज थी ब्रॉडली हम उसको कैटेगराइज करते हैं दो ही हिस्सों में, एक एक कंटेंट मोटिवेशन थीरीज और एक एक प्रोसेस मोटिवेशन थीरीज। तो कंटेंट मोटिवेशन थीरीज जो थी कल उसमें हमने दो तीन थीरीज पढ़ी थी। फर्स्ट हमने अब्राहम मैस्लो पढ़ा था, देन हमने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो कि हसबर्ग ने दिया है वो हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने मैकलैंड की जो थ्योरी थी वो कवर की, और इंशाल्लाह अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डर पर ईआरजी थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी है मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कल कि ये एल्डर पर ईआरजी थ्योरी जो है ये मेस्लो थ्योरी की एक एक्सटेंशन है। मेस्लो ने जो हायरार्की दी थी, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी जो उन्होंने दी थी, स्पेसिफिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, देन बिलोंगिंग नीड्स, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने ईआरजी एल्डर पर ने क्या किया, इन्होंने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया, टिक्सोनोमी की उसको। ठीक है, एक को एग्जिस्टेंस नीड कहा, दूसरे को रिलेटेडनेस नीड कहा, और थर्ड को ग्रोथ नीड्स कहा। ठीक है, तो एल्डर पर जो है स्पेसिफिकली यही तो वही चीज़ है जो कल हमने थोड़ी पढ़ी थी। तो आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे और आगे जाएंगे फिर प्रोसेस थीरीज में, और प्रोसेस थीरीज में जितनी भी थीरीज है सबको हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। ठीक है, इन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट क्लेटन पॉल एल्डरपर had proposed this theory and believed that each need carries some value and hence can be classified as lower order needs and higher order needs। ठीक है, तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन ही है, जिस तरह वहां पर भी क्लासिफिकेशन थी यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन है। ही आल्सो फाउंड सम लेवल ऑफ ओवरलैपिंग in the physiological, security, and social needs, along with the invisible line of demarcation between the social esteem and the self actualization need। ठीक है, इसमें ऐसे जितनी चीजें नहीं है, नीचे आते हैं हम इसको पढ़ते हैं। ये जो एग्जिस्टेंस नीड है, चूंकि इसकी जो थीरी है बेसिकली इसमें यही तीन बातें हैं, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड एंड ग्रोथ नीड्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस नीड वो नीड्स होते हैं जो कि इंसान की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, जिस तरह शेल्टर, जिस तरह फूड, ठीक है, जिस तरह वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, दिस इज एग्जिस्टेंस नीड। द एग्जिस्टेंस नीड comprise of all those needs that relate to the physiological and safety aspect of human being and are prerequisite for the survival। पहले भी मैंने आप लोग कहा कि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह खिजरान भाई जो है लास्ट में अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो भी इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे। तो लास्ट 5 और 10 मिनट हम स्पेसिफिकली उसकी तरफ जाएंगे कि जितना भी उसका एक्सपीरियंस रहा, एनवायरनमेंट कैसा था, तो सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ आज जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एग्जिस्टेंस नीड हमने पढ़ी। इसके बाद जो एल्डर पर है वो कहता है कि जो, अच्छा, रिलेटेडनेस नीड्स है, तो रिलेटेडनेस नीड्स में हमारे पास कौन से नीड्स है, वही नीड्स है जो कि रिलेशनशिप के लिए जरूरी होती है। जिस तरह मेजनो ने कहा था थर्ड जो हायरार्कल स्ट्रक्चर था उसका, तो उसमें थी बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो यहाँ पर रिलेटेडनेस नीड में वही नीड्स आते हैं कि हर एक इंसान चाहता है कि वो इन स्टेट ऑफ इंटीमेसी हो, वो इन स्टेट ऑफ रिलेशनशिप हो, वो एसोसिएशन में आए, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे सोसाइटी में। ठीक है, तो रिलेटेडनेस नीड्स में वही नीड्स आएंगे जो कि उनकी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। रिलेटेडनेस नीड्स रिपर टू द सोशल नीड्स that an individual seek to establish relationship with those for whom he cares। ठीक है, तो for those for whom he cares, these needs cover the Maslow social needs and a part of esteem नीड्स। मतलब एस्टीम नीड्स जो है उसका थोड़ा सा पार्ट। एस्टीम नीड्स क्या थे कि आप जो है रेस्पेक्ट की ईगर हो, आप भूखे हो रेस्पेक्ट की के सोसाइटी जो है, लोग जो है वो मुझे इज्जत दे। ठीक है, आप इज्जत देने की भी मतलब भूखे हो, और आप इज्जत लेने की भी भूखे हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग सेल्फ एस्टीम। ठीक है, देराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप विद अदर पीपल। तो ये कहता है कि ये जो रिलेटेडनेस नीड्स है ये स्पेसिफिकली जो सोशल नीड्स है अब्राहम मेस्लो की, और सम पार्ट्स
कुछ हिस्सा सेल्फ एस्टीम का भी आता है इसमें। तो ये दोनों मिलके रिलेटेडनेस नीड जो है वो शेप करते हैं, वो बनाते हैं। ग्रोथ नीड में क्या है? The growth needs cover those self-actualization needs as well as a part of esteem needs which are internal to the individual, such as a feeling of being unique, personal growth. ठीक है, तो ग्रोथ नीड्स में हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही बंदा होता है जो कि फुली पोटेंशियल बंदा होता है। फुली पोटेंशियल बंदे को हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बंदा जो कि फुली पोटेंशियल हो उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा कह सकते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा जो होगा वो एक्सप्रेसिव होगा, वो एक्सप्रेस करेगा चीज़ों को। मतलब जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी है तो वो कोशिश करेगा कि उनको शेयर करे, उसको एक्सपोज करे, अपने आप को एक्सपोज करेगा। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो thus growth needs are those needs that influence an individual to explore his maximum potential in the existing environment। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल में ऐसा जितनी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस थ्योरीज की तरफ हम आते हैं। विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है, तो इन्होंने एक बड़े मजे की थ्योरी दी है। और अगर हम इसको बिल्कुल ही डीपली पढ़े तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। इन्होंने कहा है, विक्टर रूम कहता है कि हर एक इंसान जब कोई काम करता है तो वो कोई चीज एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़ते हो, आप लोग स्टडी करते हो, मैं स्टडी करता हूँ। हमारा एक मोटिव, हमारा एक गोल होता है। ठीक है, अगर वो गोल हमें मिलता है तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है उस पर हम पूरा उतरते हैं और हम उसी काम को बिल्कुल मोटिवेटली और बिल्कुल ही एनर्जेटिकली और एंथुजियाज्म से करते हैं, एक जज्बे से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। जाहिर बात है, हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो जाता है कोई काम भी करता है सैलरी के लिए तो सैलरी उसकी एक्सपेक्टेशन है, या कोई और चीज़ है उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो रूम जो है, विक्टर रूम कहता है कि हर एक बंदे की कुछ ना कुछ कुछ एक्सपेक्टेंसीज होती है, वो एक्सपेक्ट करते हैं। सेकंड, एक्सपेक्टेंसी के बाद आ जाती है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी वो चीज़ है कि जहां पर जो एक्सपेक्टेंसी है वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, आउटपुट मीन कि आप जो इपट कर रहे हो उसी इपट से आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, हम टीचिंग करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, हम पढ़ते हैं भी। क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम हेड मास्टर बन जाए, हम जो है बन जाए, एएसडीओ बन जाए, कोई एसडीओ, कोई डिप्टी डायरेक्टर बन जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, सॉरी डिप्टी डायरेक्टर नहीं, डिप्टी डीओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये मतलब कह रही है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेलिटी जो है, स्पेसिफिकली दीज आर द आउटपुट। वो आउटपुट है जो कि निकलेगा एक हेडमास्टर की शेप में, एक एएसडीयू की शेप में, और इसी तरह के और शेप में भी वो निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे विलेंस। तो विलेंस क्या है? विलेंस वही चीज है कि हम वो जो हमारा आउटपुट है उनको कितना वैल्यू दे रहे हैं, उनको कितना वैल्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें सैलरी मिलती है तो हम उनको वैल्यू कितना दे रहे हैं, मतलब वो हमारा कितना काम कर रहा है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मेरा तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हेडमास्टर में जो है सेलेक्ट हो जाऊँ तो मेरे लिए वो बहुत ही मतलब एज अ प्राउड मोमेंट होगा। तो अभी जो मेरा एक्सपेक्टेंसी है ये यही है कि मैं हेडमास्टर बन जाऊँ। जो आउटपुट है मेरा तो ये है कि हेडमास्टर बनना। ठीक है, और थर्ड जो मैं इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंस मीन कि मेरा हेडमास्टर बनना मेरे लिए एक ख्वाब है। ठीक है, मेरा एक इंटरनल डिजायर है। तो मैं उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, दैट्स वाई मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं कंसिस्टेंटली स्टडी कर रहा हूँ। किसी और से अगर हम पूछे, और फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जो कि एसएसटी पे 10 ईयर 11 ईयर तक रहा है, तो अभी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो तो एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि मैंने हेडमास्टर बनना है। उसका आउटपुट क्या है? वो भी यही है कि उन्होंने हेडमास्टर बनना है। लेकिन वैलेंस में वो जो वैल्यू दे रहा है, वैल्यू का मतलब ये है कि वो कम वैल्यू देगा, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो ऑलरेडी 16 पे हूँ और अभी इंशाल्लाह मेरे 10 ईयर हुए हैं, तो पर्सनल 17 मुझे मिलेगी और मैं डायरेक्ट जाऊंगा प्रमोशन पे। और सेकंड, अभी सीपी पढ़ के किस्से हो रहे हैं और मैं जीपी पढ़ पे हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ फिर?
ठीक है। तो मतलब ये है कि वहां पर वो जो वैल्यू कम दे रहा है, तो उसी वजह से उसकी जो मोटिवेशन है वो कम हो रही है, वो ज्यादा नहीं पढ़ रहा, और वो जो है वो हेडमास्टर को एज अ इतना मतलब इंटरनली नहीं ले रहा, उसको इतना प्राउड मोमेंट नहीं समझ रहा अपने आप के लिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है। क्यों? जब हमें चीजें इंटरेस्टिंग मिलती है, हम उसको वैल्यू ज्यादा देते हैं, जब वैल्यू ज्यादा देते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। ठीक है। तो room expectancy theory was proposed by Victor H. Room, who believed that people are motivated uh, to perform activities to achieve some goal to the extent they expect that certain action on their part would help them to achieve the goal. ठीक है। मतलब कुछ एस्पेक्ट ऐसे होंगे जो कि उसकी गोल अचीवमेंट में उसकी मदद करेंगे। रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumption that an individual behavior result from the choices made by him। मतलब वो जो choices बना रहा है कि मेरा ये choice है, मेरा ये desire है कि मैं हेडमास्टर बनूं। ठीक है। with respect to the alternative courses of action। तो इसके लिए क्या कर रहा है? वो एक्शन लेगा। एक्शन क्या है? वो जो इसकी स्टडी है, हार्ड वर्किंग है, इंटरव्यूज पढ़ना, अपने आप को अपडेट रखना, ये सारी चीजें क्या है? ये है अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन विच इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल इवेंट्स अकरिंग सिमल्टेनियसली विद द बिहेवियर। ठीक है। दिस मीन एन इंडिविजुअल सेलेक्ट अ सर्टन बिहेवियर ओवर द अदर बिहेवियर विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग रिजल्ट। ये देखो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जो रिजल्ट है वो मैं ले लूँ, the one desired path. Thus, room expectancy theory has its root in the cognitive concept in how an individual processes the different element of the motivation। आगे हम इसको पढ़ते हैं। इसमें यही तीन चीज है, इसको हम वी आई ई थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। वी आई ई थ्योरी जो है, वी पार वेलेंस, आई पार इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड ई पार एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। ये देखो नीचे यहाँ पर ये जो डायग्राम में है, तो डायग्राम में अगर आप लोग देख लो तो मोटिवेशन फोर्स जो है वो एक्सपेक्टेंसी है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब है आउटकम। ये देखो सारे आउटकम है, अगर आपको फर्स्ट लेवल पे आउटकम मिल रहा है और आप सेटिस्फाई हो रहे हो, तो अगेन आपका जो सब्जेक्ट लेवल होगा उस पर आप और भी ज्यादा फोकस करोगे, तो आउटकम आपको और भी मिलेंगे। लेकिन इसी आउटकम के बाद आपकी एक और चीज आती है जिसको हम वेलेंस कहते हैं। तो अगर उसी वेलेंस में आपकी जो क्या कहते हैं उसको, वैल्यू है कि कितना आप उसको वैल्यू दे रहे हो, अगर वो ज्यादा है तो मीन कि आपकी जो मोटिवेशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इक्वेशन भी इन्होंने दी है, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। इक्वेशन इस तरह है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई ई। ठीक है। वी का मतलब है वेलेंस, आई का मतलब है इंस्ट्रूमेंटेलिटीज एंड ई का मतलब है एक्सपेक्टेंसीज। इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से मोटिवेशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता इसमें एक भी जीरो हो गया तो क्या होगा? सारा रिजल्ट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल वी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई ई, अगर इसमें हम वी वैलेंस, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हो, बिल्कुल जीरो है, तो मीन के ऑटोमेटिकली सारी चीजें जीरो हो जाती है, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई वी आई ई, ये सारे जो है, ये तीनों जो है ये हाई होने चाहिए। अगर तीनों हाई हो तो एट मीन के यू विल बी हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, समझ लग गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी खजरान भाई, आवाज़ पहुंच रही है मेरी? जी जी, आ रही है, समझ में आ रहा है सर, कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, किसी का कोई कंफ्यूजन या कोई अच्छा सा पॉइंट जो शेयर करना चाहता है, चाहती हो, दे कैन शेयर। सर, जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, इन तीनों स्टेप को, जैसे कि एक्सपेक्टेंसी है तो इसको हम एफर्ट्स बोले, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंटेलिटी को हम आउटकम्स बोले, और वेरी जो गुड। बैलेंस है इसको रिवार्ड बोले। बिल्कुल रिवार्ड। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको बोल सकते हैं वही हमारे रिवार्ड है, जो वेलेंस है वो हमारा रिवार्ड है। ठीक है। और अगर रिवार्ड जी हमारा सर। बिल्कुल ही अच्छा हो, जिस तरह हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में पढ़ते हैं, अगर रिवार्ड और जी सर। कंसिक्वेंसेस हमारे स्ट्रांग और अच्छे हो, तो हम बार बार कोशिश करेंगे कि उसी रिस्पांस को हम दोहराए, और वो रिस्पांस हमें मोटिवेशन देगा। वेरी गुड। यस, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम। अच्छा, तो ये है स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के, जो ये देखो एक्सपेक्टेंसी है, अ पर्सन बिलीव दैट मोर एफर्ट विल रिजल्ट इन सक्सेस, इफ यू वर्क हार्डर इट विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? द पर्सन बेटर दैट द पर्सन
अच्छा, यहाँ पर कुछ वो है, that there is a connection between activity and goal. If you perform well, you will get reward. मतलब ये इंस्ट्रूमेंटली जो है ये आउटपुट है, ठीक है। और वेलेंस क्या है? द डिग्री टू विच अ पर्सन वैल्यूज द रिवॉर्ड द रिजल्ट ऑफ सक्सेस। जिस तरह अभी जो इन्होंने शेयर की एक कुलीग ने, कि जो वेलेंस है, तो वेलेंस से हमारा रिवार्ड है जिसको, और हम रिवार्ड को कितना मतलब वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा रिवार्ड हमें मिल रहा है जो कि हमारे लिए मानी नहीं रखती, तो इसका मतलब ये है कि हम मोटिवेट नहीं होंगे। वेलेंस का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली ये भी है। अगर एक ऐसा रिवार्ड हमें मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक 15 स्केल पे हूँ, मुझे डायरेक्ट 17 का और हेडमास्टर का जॉब मिलता है, तो जाहिर बात है मैं, मेरा जो रिवार्ड है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ही जो है मोटिवेटेड हूँ, और इंशाल्लाह हम सारे मोटिवेटेड हैं, और इंशाल्लाह अपने जो गोल्स है उसको अचीव करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे जो आ रही है एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी जो है, ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी एबिलिटीज और जो दूसरे लोग होते हैं उसकी एबिलिटी सेम होती है, उसकी क्वालिफिकेशन भी सेम होती है, लेकिन कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जिसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि काम दोनों जो है बिल्कुल ही सेम करते हैं, पोजीशन दोनों की सेम ही होती है। तो दिस इज समथिंग, देयर शुड बी इक्विटी। इक्विटी का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत ज्यादा सीनियर है, तो आप उसको थोड़ा सा हाई रिवार्ड दे दो। एक बंदा जो है वो थोड़ा जूनियर है, तो आप उसको खैर है थोड़ा कम रिवार्ड दे दो कि वो जस्टिफाई हो सके, ठीक है। तो वहां पर लोग जो है वो काम करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें फॉर एग्जांपल एक पोस्ट है, और उसी पोस्ट पे 4-5 बंदे काम कर रहे हैं, उसकी एक्सपीरियंस भी सेम है, उसकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एमबीए उसके लिए रिक्वायर्ड है, और सारों ने एमबीए किया हुआ है, तो मीन के सारे एक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन अगर यहाँ पर उनको जो रिसोर्सेज और उनको जो आउटकम मिल रहा है, अगर एक बंदे को ज्यादा मिल रहा है और दूसरे को कम मिल रहा है, तो एट मीन कि वो जो एक बंदा है जिसको कम मिल रहा है वो मोटिवेट नहीं होगा, और उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो एज सच इतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी, वो ज्यादा नहीं रहेगी। दैट्स वाई अडम इक्विटी थ्योरी में ये है कि हर एक बंदे को चाहिए, या मैनेजर को चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, कि अगर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करनी है या लोगों को मोटिवेट करना है, तो जितने भी बंदी बंदे एक स्केल पे है और वो एक ही जगह अपॉइंट हुए हैं और उसकी क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो उसको एक जैसे मराहत दे दो। अगर मराहत में फर्क है, तो मीन के कुछ जो वर्कर होंगे वो मोटिवेट होंगे, कुछ जो वर्कर होंगे वो डिमोटिवेट होंगे, ठीक है। द एडम्स इक्विटी थ्योरी पोजेट्स दैट people maintain a fair relationship between the performance and reward in comparison to other, ठीक है। in other words, an employee gets demotivated by the job his employer in case his inputs are more than the output। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनपुट बहुत ज्यादा है, उसको आउटपुट थोड़ा कम मिल रहा है, तो जाहिर बात है फिर उसका जो जी है वो नहीं चाहेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे। द एडम्स इक्विटी थ्योरी वाज proposed by John Stacy Adams and is based on the following assumption, ठीक है। कुछ assumption है, उसको हम पढ़ते हैं आगे कि कौन कौन से assumption है, ठीक है। ये देखो, पर्सन्स की क्या है, आउटकम्स है, और सेकंड यहाँ पर पर्सन्स की इनपुट है, ठीक है। मतलब पर्सन्स की जो आउटपुट, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और एक और बंदा है, ठीक है। एक और बंदे की जो इनपुट है और एक और बंदे की जो आउटपुट है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, या इनपुट और आउटकम आउटकम है, और मेरी जी जो इनपुट है और मेरी जो आउटपुट है, ठीक है। तो ये जो साइन लगा हुआ है इट्स मीन लेस देन, ठीक है। अगर मेरी वाली जो है वो लेस देन है दूसरों से, तो मतलब ये कि मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। ये दूसरा तो मोटिवेट होगा, लेकिन मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा जो इनपुट है और मेरा जो आउटकम है वो कम है एज कंपेयर टू सॉरी द सेकंड पर्सन whose input and outcome or output is more than me, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, 1 मिनट।
अच्छा, तो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की इनपुट और आउटपुट दूसरे बंदे की इनपुट और आउटपुट से ज्यादा या कम हो, तो ये मोटिवेशन पे क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ये देखो नीचे वाला जो इक्वेशन है, पर्सन आउटकम आउटकम डिवाइड बाय पर्सन इनपुट इज इक्वल टू अदर आउटकम अदर्स आउटकम एंड अदर इनपुट। तो ये बिल्कुल ही एक बैलेंस स्टेट है, जिसको यहाँ पर इन्होंने कहा एडम स्मिथ ने, सॉरी एडम्स ने, इक्विटी। तो इक्विटी का यही मतलब है कि हर एक बंदे की जो आउटपुट और इनपुट होती है, वो दूसरे की आउटपुट और इनपुट का अगर इक्वल हो, तो एट मीन के दोनों मोटिवेट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही चलेगा। ये इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसके अंदर टीचर्स है, किसी टीचर्स पे हम ज़्यादा लोड डालते हैं, किसी पे कम लोड डालते हैं, और किसी टीचर जो है उससे ज़्यादा काम लेते हैं और उसको मराहत इतना नहीं देते, उसको उसको क्लासेस भी ज़्यादा लेनी पड़ती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो मतलब ये, और वो स्कूल के अंदर जो है वो मतलब इन्वॉल्व भी रहता है और भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों को रिवार्ड एक जैसे मिले, तो ये तो नाइंसाफी होगी, उसी बंदे को ज़्यादा मिलनी चाहिए कि जो ज़्यादा काम करता है। दस एडम्स इक्विटी थ्योरी शोज the level of motivation among the individual in the working environment. An individual is said to be highly motivated if he pursues to be treated fairly. देखो इंसाफ के साथ, where the feeling of demotivation arise if the individual pursue to be treated unfairly in the organization. ठीक है, तो जब फेयर एनवायरनमेंट होगा, फेयरली ट्रीटमेंट होगी, तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमारी क्या होगी, मोटिवेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, गोल सेटिंग थियरी, गोल सेटिंग थियरी का मतलब यही है कि, अच्छा आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। अच्छा अच्छा, गोल सेटिंग थियरी का मतलब यही है कि हमने अपने लिए गोल जो है वो सेट करना है, और उसी गोल की तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो गोल ऐसा होना चाहिए जो कि चैलेंजिंग हो, गोल ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक हो, गोल ऐसा होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक और क्लियर हो। तो इस तरह के गोल जब होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसी गोल को अचीव करने के लिए एक बंदा क्या करता है, फिर एफर्ट करता है, और वो कहता है कि हाँ मैंने ये गोल जो है वो अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई की है कमीशन को, या कमीशन में एक ऐसी चीज़ के लिए अप्लाई की है जिसके लिए मैं मतलब जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, तो वो गोल मैं अचीव नहीं कर सकता। अगर ऐसी चीज़ के लिए मैंने अप्लाई की है कि वहाँ पर मेंटली मैं प्रिपेयर हो, तो जाहिर बात है फिर वहाँ पर मैं जो है अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही मतलब डोमिनेंट होऊंगा, प्रोमिनेंट होऊंगा, और मैं एंथुसियास्टिक होऊंगा। ठीक है। इन 1960s, एडविन लॉक put forwarded the goal setting theory of motivation. This theory stated that goal setting is essentially linked टू टास्क परफॉर्मेंस। ये देखो, टास्क परफॉर्मेंस के साथ गोल जो है, गोल सेटिंग वो बिल्कुल लिंक है। अगर गोल आपका अट्रैक्टिव हो, चैलेंजिंग हो, मोटिवेटिव हो, तो जो टास्क परफॉर्मेंस है वो आपका क्या होगा, वो आपका हाई होगा। एट स्टेट दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance। अच्छा, फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर फीडबैक हम ना ले, तो फिर उसी काम का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि फीडबैक से हमें पता चलता है कि इसमें खामियां क्या है, इसमें खूबियां क्या है। हाँ, फीडबैक हम दे भी सकते हैं इन इन टर्म ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गोल सेटिंग थियरी आर एज फॉलोज: द विलिंगनेस टू वर्क टुवर्ड अटेनमेंट ऑफ गोल as main source of job motivation. Clear, particular, and difficult goals are greater motivating factor than easy, general, and vague goals. Specific and clear goals lead to greater output and better performance. Ambiguous, measurable, and clear goals accompanied by a deadline for completion avoid misunderstanding. Goal should be realistic and challenging। ये देखो, रियलिस्टिक होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए हमारे गोल। दिस गेव इन एंड ये और क्या लिखा है, ये भी वो है, मेरी नज़र भी थोड़ी कमज़ोर है। इंडिविजुअल अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड ट्रायम्फ व्हेन ही अटेंड देम एंड सेट हिम ऑफ फॉर द अटेनमेंट ऑफ नेक्स्ट गोल। ठीक है, एक गोल फॉर एग्जाम्पल हम अचीव करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर उसको और भी करें। ठीक है, तो ये देखो, गोल कमिटमेंट भी होना चाहिए, मतलब
हमें चाहिए कि हम गोल को के लिए कमिट रहे। जिस तरह एक टीचर की भी क्वालिटी है कि वो अपनी पेडागोजी की तरफ जो है वो कमिट कमिट होना चाहिए, और अपनी जो ड्यूटी है उसकी तरफ भी कमिट कमिट होनी चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर लिखा है, तो वो एम्प्लॉय की जो पार्टिसिपेशन है। अच्छा, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी हमने पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी थी, किसी को पता है? अभी आप लोग का पता चल जाएगा। जी, एनीवन? सेल्फ एफिकेसी के साथ हमने रिसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है? जी, आप लोग मुझे सुन रहे हो, हजरान भाई? जी जी, सुन रहे हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा था बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में। ठीक है, बेंडोरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हमने सेल्फ एफिकेसी एंड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा इसका लायक हो कि मैं एक चीज कर सकता हूँ, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, वो कितना पानी में है, दिस इज समथिंग सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, तो गोल सेटिंग जो है वो सेल्फ एफिकेसी बेस्ड भी होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसको अचीव नहीं कर सकता तो किस तरह वो करेगा। और सेकंड ये कि गोल कमिटमेंट, उसी गोल तक पहुंचने के लिए बंदा जो है वो कमिटेड होना चाहिए। अगर कमिटेड ना हो फिर उसको अचीव नहीं कर सकता। अच्छा, लास्ट हमारी थीरी है प्रोसेस थीरी में, री एनफोर्समेंट थीरी। री एनफोर्समेंट थीरी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड देता हूँ। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म को डिटेल में, कल जो हमारा टॉपिक है। तो उसमें हम थॉर्नडाइक, फिर उसको लिंक करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, फिर उसको लिंक करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ। ये तीनों चीज़ें हम फिर साथ लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताऊँ, रीएनफोर्समेंट थ्योरी यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्पेसिफिकली दी थी स्किनर ने। इन्होंने, स्किनर ने ये कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपको अच्छे मिल रहे हैं, आपको प्लीजेंट मिल रहे हैं, तो एट मीन कि आप उस काम को करने के लिए अगेन एंड अगेन ट्राई करते हो कि मैं ये काम करूं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेज आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो मीन आप अवॉइड करते हो, उसी काम से कतराते हो, और जी आपका कतराता है कि नहीं मैंने ये काम नहीं करना। तो सिंपल ये है री एनफोर्समेंट थीरी। ठीक है, री एनफोर्समेंट क्या होती है? री एनफोर्समेंट मीन स्ट्रेंथिंग ऑफ वन बिहेवियर बाई एसोसिएटिंग अदर बिहेवियर विद इट। ठीक है, या स्ट्रेंथिंग ऑफ वन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बाय एसोसिएटिंग अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स और अ न्यूट्रल स्टिमुलस टू इट। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कंडीशनिंग करते हैं, और जब कंडीशनिंग हो जाती है तो जो कंसिक्वेंसेस हमें मिलते हैं, तो उसी कंसिक्वेंसेस को देखते हुए हम कहते हैं कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, उसी को देखते हुए हम जो स्टिमुलस देते हैं, उसी स्टिमुलस को अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग को एग्जांपल पहले भी दिया था कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो सुबह सवेरे स्कूल आता है, वो बहुत ही पंक्चुअल है। हमने उसकी थोड़ी तारीफ की। ठीक है, हमने कहा कि आप हाँ सुबह सवेरे आते हो, हम आपको अवार्ड देंगे, हम सारे स्टूडेंट के सामने आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, हम सारे स्टूडेंट के सामने आपको एक अवार्ड देंगे, पैसे देंगे, इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। तो वो बच्चा जो है अगेन वो आएगा, क्योंकि वो जो कंसिक्वेंसेस दे रहा है उसी कंसिक्वेंसेस से वो अगेन कोशिश करेगा कि वो कल भी उसी टाइम पे ही आए। अच्छा, टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है, तो कमिंग टू यू खिजरान साहब, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो काइंडली शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो हम सारे जो है उनको अभी सुन रहे हैं। एंड यू आर वेलकम। ओके, कमिंग टुवर्ड यू। जी ओके, थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई। जी जी। ओके, सबसे यू पहले तो वेलकम। मैं इनको क्रक्स एजेस के बारे में बताऊंगा कि आप लोग जब इंटरव्यू, आप लोग इंटरव्यू हो तो आप लोगों को इन एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अक्सर सॉरी हमारे सॉरी बहुत ज्यादा। खिजरान भाई मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन 5 to 6 मिनट इट्स में ओके। आपने कंक्लूड करना है, ऐसा ना हो कि बीच में रह जाए। अगर रह भी जाए तो आपने फिर ग्रुप में चीज़ें शेयर करनी है। ठीक है, ओके ओके। ओके चलो। क्रक्स एरिया ये कि आपने सबसे पहले पेडागोजी को देखना है। पेडागोजी के साथ आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है, और अपने सब्जेक्ट के साथ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ में करंट अफेयर्स। इन चार, और इसके अलावा जो जितने भी हमारे जनरल रूल्स वगैरह है स्कूलों में, END रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनको स्टडी करके आपने जाना है। क्योंकि आपने वहाँ पे प्रोफाइल में जो भी डिग्री मेंशन की है
जो भी डिग्री आपने क्लेम की है उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। एट द स्टार्ट आप बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। दो तीन क्वेश्चन अगर इस तरह चले जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इंसान जब जैसे इंटरव्यू रूम में एंटर हो जाता है तो एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह आ जाती है। लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि आसान से क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ लेंगे, लेकिन इंसान के माइंड से उसका आंसर निकल जाता है। लेकिन आपने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि जितना टाइम गुजरता जाता है इंसान स्टेबल होता जाता है और एडजस्टमेंट होती जाएगी। इसके अलावा आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इंटरव्यूअर जो है वो आपको डिसीव करेंगे, वो आपको एक हाल पे भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी कोशिश होगी कि वो कहे कि आपका आंसर तो गलत है, लेकिन आपने फिर भी अपने बात पे कायम रहना है। आपने बताना है कि आई एम राइट सर। वो आपको देखना चाहता है और हर एक आंसर में वो आपके साथ ऐसा ही करेगा। आज मैंने जो एनवायरनमेंट देखा, मेरे साथ यही हो रहा था कंप्लीट। लेकिन जब उनको पता चल गया कि ये तो हमारी बात नहीं मान रहा, अपनी बात पे ये कायम है, तो फिर उन्होंने ये चीज खत्म कर दी। जैसे उनको पता चल जाता कि इसका ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उस एरिया से निकलने की कोशिश करते थे, किसी और मेरी वीक एरिया पकड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आपने उनको वीक एरिया बिल्कुल नहीं देना है, और साथ में आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी एरिया आपका स्ट्रांग है, आपने उसी के साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी उस आंसर में आपने यूज करनी है, ताकि वो उसी में आपसे क्वेश्चन कर सके। तो आज मैंने ये कोशिश बड़ी जबरदस्त की और काफी हद तक ये कामयाब रही। लेकिन एट द एंड जो मेरा अपना सब्जेक्ट था, जब उनको ये पता चल गया कि इसने तो बीएससी लेवल एफएससी लेवल तक हमें आंसर बिल्कुल सही दिए, फिर उसके बाद इन्होंने मास्टर लेवल पे बहुत ही ज्यादा हाई अब चीजों को से क्वेश्चन इन्होंने करना शुरू कर दिए। तो उसमें थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे वो कर दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रहे थे कि इसके क्या तासुरात है। मतलब वो चेक करते कि अगर ये बंदा हाइपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे तरीके यूज किए ताकि हम इसको हाइपर कर सके। लेकिन मैं कंटिन्यूसली स्माइलिंग उनको कर रहा था, मैं उनको ये तासुर बिल्कुल नहीं दे रहा था कि मैं हाइपर हूँ। तो आप लोग वो बिल्कुल आपको ऐसा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं करना है। और बिल्कुल जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपके उसमें है, उसी के मुताबिक आंसर दिया करें। और और उनको पता चल जाता है कि ये इस बंदे के पास जो नॉलेज है वो किस लेवल की है। तो ये कोई ना कहे कि उनको पता नहीं चलता, ये नहीं चलता। लेकिन आज उससे उन्होंने मुझसे अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक जंग हुई है, वॉर हुई है। मैंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन सारे पैनल वाले ये कह रहे थे कि ये आंसर मैंने कहा कि सर यही एक वॉर हुई है और इसके बारे में मुझे पता है। लेकिन अभी जब मैंने उसको सर्च किया, मेरा आंसर 100% राइट था। तो ये स्ट्रेटजी आज मेरे साथ हुई थी। लेकिन मेरा तो फर्स्ट टाइम था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा मेरी सजेशन ये है, कोई ना सोचे कि मैं एक दिन के स्टडी पे हेडमास्टर बन जाऊंगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे 5 मेंबर्स बैठे और हर एक मेंबर आपसे कम से 10 सवाल वो करे आपसे। और इस अच्छा। अलावा वो इससे ज्यादा भी कर सकते। हाकिंग पेट्रोस और ठीक है। अल्लाह जब आप स्टडी करते हो ना, बैठे हो रूम में, अल्लाह आपको देख रहा होता है, आपकी मेहनत को देखता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ये जेन को निकाल लेनी चाहिए। स्टडी नहीं के पास एक कर ले, बगैर इमठी इंटरव्यू के लिए ना जाए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार हमें कुछ आ नहीं रहा था इस वजह से। तो मेरी एडवाइस है, अ, अ, अपना ना वो ना करे कि बस हम, और ये भी ना करे कि हमारी इंटरव्यू हो गई और बस हम स्टडी नहीं करेंगे, जॉब्स आने वाली है। तो उसके लिए भी आपकी स्टडी से पहले इंशाल्लाह मौजूद होगी। अगर इस फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है माइंड में,
तो वो ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकता है। अच्छा ठीक है, खिजरान थैंक यू भाई सो मच मुदस्सिर भाई। जी खिजरान भाई स्पेसिफिकली जो आपसे क्वेश्चन किए गए पेडागाजी के हवाले से, जल्दी जल्दी अगर आप क्वेश्चन को बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे किए गए, क्योंकि उसी टाइम तो आपने शेयर किए थे, अच्छा, लेकिन लेकिन जी जी, आपने जस्ट ही शेयर किया था कि बजट, तो बजट के हवाले से और इन स्पेसिफिकली वर्डिंग क्या अच्छा, थी, क्वेश्चन क्या थे जी। व्हाट इज बजट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजट, ये मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा द लीव, द एंड अर्न लीव। इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ स्केल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, अच्छा, एक्सप्लेन द थॉर्नडाइक लॉ। लास्ट, ठीक है। आपने आज, तो ठीक, आप लोग का नाम है? मैंने कहा जी हाँ, कंप्लीट नाम बताइए। ये उनको क्वेश्चंस थे, मतलब टैक्टिक्स के लिहाज से वो आपको करेंगे। और इसके अलावा पेंशन, पेंशन क्या है और उसके टाइप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलपीआर एंड लिव इनकेशमेंट, जिस पे हमने बहुत दिमाग खपाया था मुदस्सिर भाई, अगर आपको याद हो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। सही है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन थे। और इसके अलावा मेरी जो सब्जेक्ट थी, पहले 10th लेवल से वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कंप्यूटर के बारे में, अच्छा। फिर उन्होंने फेसी लेवल से क्वेश्चन उठाया, एट द एंड वो मास्टर पे चले गए। और इसके अलावा ज्यादातर आंसर में ये आपको ये कहेंगे कि आपका आंसर गलत है, लेकिन आपने काम बिल्कुल आपने कहा कि सर ये ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, वो खुद ब खुद फिर चुप हो जाएंगे, उनको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी जितने भी इंटरव्यूज हुए, हमें किसी साथी ने भी नहीं बताया कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो पूछेंगे, तो अपनी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री गूगल से, इंक्लोपीडिया से पढ़ के जाइए। ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स, मतलब इस महीने में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो पाकिस्तानी किसी के साथ रिलेटेड है, तो उसके बारे में भी आप पढ़ के जाइए। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन किया गया कि यस्टरडे, 3 दिन पहले, कोई इवेंट हुआ है पाकिस्तान में। मैंने कहा जी सर, हुआ है कि हमारी एक खलाबाज थी, वो चली गई थी, मैंने बस इतना बता दिया। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, ये रिलेटेड है करंट अफेयर से। ये क्वेश्चन उन्होंने कैसे किया? सबसे मुझसे पहले उन्होंने पूछा कि आप क्या न्यूज़पेपर रीड करते हैं? मैंने कहा जी सर, रीड करता हूँ, लेकिन अभी 2 दिन हुए मैंने न्यूज़पेपर रीड नहीं की। मेरी आंसर ये थी। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि क्या हुआ था? मैंने कहा ये इस तरह, एक पाकिस्तानी फीमेल थी और वो स्पेस में गई थी। और इसके अलावा उन्होंने एक एब्रीवेशन पूछी थी स्पार्को की, इंतहाई कम्प्लेक्स। वो आपकी फीलिंग नोट करेंगे कि जब हम इनसे टफ क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका क्या वो है तासुरात है, और जब हम इजी कर लेते हैं। और इसके अलावा कॉन्फिडेंट लेवल, कॉन्फिडेंट लेवल आपने हर